प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात करूंगी बहुत छोटे चुनावों की और बड़े असरात की, बड़े गंभीर संकेतों की भी, और मात्र 4 राज्यों की 5 विधानसभा की सीट पर आज बात करने वाली। दरअसल 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिस पर आज नतीजे का ऐलान कर दिया गया। और नतीजे जैसे ही आए, विपक्ष पूरा गदगद नजर आया। और विपक्ष के लिए अच्छी खबर यह दिखी आज कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर, यानी 80% सीटों पर विपक्ष बाजी मारकर ले गया और बीजेपी को मिली मात्र 1 सीट। अब इसका सब अपने अपने अंदाज में एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कहां कहां चुनाव हुए। दरअसल अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि उपचुनाव से क्या किसी तरह का संकेत मिलता है। उपचुनाव तो बाकायदा जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है वो पार्टी जीत जाती है, लेकिन दरअसल पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ये हूबहू रेप्लिकेट होता हुआ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। दरअसल केरल में चुनाव हुए 1 सीट पर, नीलांबुर में, और यहां जो उपचुनाव हुआ, सरकार है यहां लेफ्ट पार्टियों की, जो एलडीएफ है वहां एलडीएफ की सरकार है, और बाजी मारी कांग्रेस ने उपचुनाव में। यह सीट है नीलांबुर की, जिसमें आरेदान शौकत कांग्रेस के जीत गए 11,077 वोटों से। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि भाई, और ये प्रियंका गांधी की जो सीट है वायनाड, ये उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है इलाका नीलांबुर, तो यहां कांग्रेस बाजी मारने में कामयाब हो गई, बिल्कुल जो सेट फॉर्मूला है उपचुनावों का उसके इतर जाते हुए। दूसरी सीट है पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट। इस पर जीत गई टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी की बंगाल में, और यहां ममता बनर्जी अपनी सीट को रिटेन करने में कामयाब रही। इसके पहले आपको याद होगा 6 उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर, उसमें भी पश्चिम बंगाल में 6 की 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सीटें निकालने में कामयाब रही थी। अब ये जो कालीगंज सीट है, ये ममता बनर्जी की पार्टी के पास थी। बीजेपी रही यहां दूसरे नंबर पर, आशीष घोष बीजेपी ने उतारे थे। 50,000 का अंतर रहा टीएमसी की जीत का, और ये बड़ा आंकड़ा होता है विधानसभा में। तो अच्छे खासे मार्जिन से 50,049 वोटों से टीएमसी के विधायक यहां से जीत गए, अलीफा अहमद। और आप याद कीजिए कि यहां अगला जो चुनाव होना है बड़ा नजदीक है, 2026 में चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में। और पिछला जो चुनाव हुआ था 2021 का, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर सारे बड़े नेताओं ने रैलियां की थी, योगी आदित्यनाथ ने भी। और हुआ उसका नतीजा यह था कि मात्र 3 सीटों से बीजेपी पहुंच गई थी सीधे 77 सीटों पर, और बनती दिखी थी मुख्य विपक्षी पार्टी। और इस बार का चुनाव भी हिंदुत्व के एजेंडे पर, हार्डकोर हिंदुत्व जो है उसके एजेंडे पर लड़ने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में। शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बीजेपी के बड़े नेता कह देते हैं कि जितने भी मुस्लिम विधायक जीतकर आएंगे टीएमसी के, उन सबको उठाकर विधानसभा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन टीएमसी इस सब के बावजूद अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब रही बंगाल के कालीगंज से। अगला राज्य है पंजाब, और ये राज्य दरअसल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दिल्ली में सरकार के सफाचौट होने के बाद अरविंद केजरीवाल की साख का प्रश्न था पंजाब। लुधियाना वेस्ट में यहां चुनाव हुए, और यहां पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उद्योगपति और अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा। बहुत सुर्खियां बनी। दरअसल यह सीट आम आदमी पार्टी के ही पास थी, और सुर्खियां ये बनी कि अपने राज्यसभा सांसद को उतार दिया, यानी अगर संजीव अरोड़ा जीत कर आ गए विधानसभा के उपचुनाव में तो एक राज्यसभा की सीट खाली होगी, और सीट खाली होगी तो अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब ये होता दिख रहा है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है कि अरविंद केजरीवाल क्या यहीं से पहुंचते दिखेंगे राज्यसभा। संजीव अरोड़ा जीत गए हैं 10,637 वोटों से, और हराया किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को मिले 24,542 वोट, और बीजेपी रही यहां तीसरे नंबर पर। एकमात्र संजीवनी है अभी आम आदमी पार्टी के पास, पंजाब की सरकार। अब मनीष सिसोदिया कहते दिखे कि यह सेमीफाइनल था, अब फाइनल में भी इसी तरीके का प्रदर्शन करते हुए हम करके दिखाएंगे। लेकिन कुछ ट्वीट यहां, कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट आपको बताने बड़े जरूरी हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान और हुंकार की भर दी आज।
अनुराग ढांडा ने कहा कि मोदी के गढ़ गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस को विधानसभा उपचुनाव में पटखनी देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी की है। तो क्या ये संकेत दे रहे हैं? सौरभ भारद्वाज भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। अ बिग पॉलिटिकल मैसेज, केजरीवाल हैज मेड अ बिग कमबैक। तो क्या ये कमबैक के जरिए राज्यसभा पहुंचने की तैयारी है? भाई राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी की इसमें कहां गुंजाइश है? 2 उपचुनाव ही तो जीते हैं। तो क्या ये अब आम आदमी पार्टी अपना प्लान तैयार कर चुकी है? अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे ऊपरी सदन में, संसद के। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात करने वाली हूं वो करूंगी, गुजरात की 2 सीटों पर यहां उपचुनाव हुए थे। एक सीट थी कड़ी और दूसरी सीट थी विसावदर। कड़ी तो भारतीय जनता पार्टी हासिल करने में कामयाब रही और ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसलिए है, प्रधानमंत्री मोदी का होम स्टेट है। 7वीं बार बीजेपी ने सरकार बनाई यहां। तकरीबन 3 दशक से ज्यादा हो गया कांग्रेस यहां से सत्ता से नदारद है। और पिछली बार की जो जीत है वो तो इतनी खूबसूरत विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उसके पिछला चुनाव कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल तकरीबन साथ-साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। 99 सीटें जीती थी बीजेपी ने, 77 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। और लगा कि अब गुजरात फतेह करना कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो 2022 के चुनाव हुए उसमें बिल्कुल बाजी पलट दी बीजेपी ने और अभूतपूर्व जीत 152 सीटें लेकर आई। कांग्रेस सिमट गई 77 से 17 सीट पर। और यह कारनामा इसलिए हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई वहां एक कंटेस्टेंट के तौर पर, और जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसमें से 12% ले गई। 12% से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी, 5 विधायक जीत कर आया आम आदमी पार्टी के। अब यहां ये विसावदर पर खेला यह हुआ कि यहां गोपाल इटालिया जीत गए। यह सीट आम आदमी पार्टी की ही थी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया यहां से 17,554 वोटों से जीत गए। और कमाल इस बात का कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट मिले गोपाल इटालिया को। इसके पहले जो भूपेंद्र भयानी जीते थे उन्हें तोड़कर ले गई थी बीजेपी अपने पाले में। उसके पहले जो कांग्रेस के विधायक थे उनको भी तोड़कर ले गई थी बीजेपी अपने पाले में। लेकिन 18 साल से बीजेपी इस सीट पर कब्जा नहीं कर पाई। और अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दे दी थी कि गोपाल इटालिया को तोड़कर दिखाओ। अगर हमारे विधायक को तोड़ लिया, मैंने अपने सबसे बड़े हीरो को मैदान में उतारा है, मेरी चुनौती है इटालिया को खरीद कर दिखाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो गोपाल इटालिया यहां से चुनाव जीत गए। अब दरअसल दिखने में यह सूरत ऐसी लगती है कि भाई बल्ले बल्ले है इंडिया गठबंधन की, और विपक्ष दरअसल 4:1 के रेशो में एज पर खड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब बीजेपी का अंत तय है। इंडिया गठबंधन के दल जो हैं वही हराते दिखेंगे बीजेपी को। बीजेपी का अंत तय है। 80% इंडिया दल के घटक सीटें ले गए। ये अखिलेश यादव ने हुंकार भर दी। लेकिन ये बड़ी ऊपरी सूरत है क्या? और भीतर की सूरत इससे कहीं ज्यादा तल्ख है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि सिरफुटअव्वल जैसे ही नतीजे आए सिरफुटअव्वल भी शुरू हो गई। गुजरात से अगर शुरू करूं तो ये सारी जमीन जो आम आदमी पार्टी के कब्जे में आज है वो सारी कांग्रेस की जमीन थी। और कांग्रेस खिसकते 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 अब तीसरे नंबर पर जाकर खड़ी हो गई। राहुल गांधी बड़ी कोशिश कर रहे हैं वहां कांग्रेस को मजबूत करने की। और अरविंद केजरीवाल ने आज दरअसल बड़ा आरोप जड़ दिया कांग्रेस पर जैसे ही विसावदर सीट जीती आम आदमी पार्टी ने, कि गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी और कांग्रेस तो मिलकर लड़ रही थी। ये अरविंद केजरीवाल के जो शब्द हैं वो आपके सामने रख रही हूं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गया है और कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है। आम आदमी पार्टी तन मन धन से देश और सभी राज्यों को बीजेपी से बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की जेब में बैठा है। अब यहां से इंडिया गठबंधन की सिरफुटअव्वल शुरू होती है और आम आदमी पार्टी का जश्न कांग्रेस के खेमे में बड़ी निराशा का सबब भी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि बहुत बुरी हार मिली, मैं नैतिकता के तौर पर इस्तीफा अपना खड़गे साहब को बेचता हूं। तो ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है या फिर इंडिया गठबंधन की आपस में सिरफुटअव्वल बुरी खबर इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा है? चर्चा इसी पर करूंगी। मैं शुरुआत कर रही हूं कुछ बयानों के साथ, जहां बीजेपी ने फिर हिंदुत्व की ताल ठोक दी। सुकांता मजूमदार कह रहे हैं कि ये तो यहां मुसलमान ज्यादा हैं, हिंदू कम है, तो जाहिर है टीएमसी जीतेगी। तो वो जो हिंदुत्व की मशाल है फिर जलाते दिखे सुकांता मजूमदार। आज इन 5 ही सीटों पर चर्चा होगी।
शुरुआत बयानों से कर रही हूं। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप के। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आज 2 उपचुनावों के नतीजे आए हैं। मैं बधाई देता हूं मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 30 साल से जहां पावर नहीं है, बब्बर शेर की तरह हमारे कार्यकर्ता ये चुनाव लड़े, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहां पे। 21 में भी वो जीते थे, लास्ट 24 में भी वही आगे थे, तृणमूल कांग्रेस आगे थे। मुस्लिम तो बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं देता, स्वाभाविक है वही जीतेंगे, मुस्लिम वोट ज्यादा है वहां पे। तो मात्र 5 सीटें हैं, लेकिन गुणागणित बीजेपी का भी और गुणागणित इंडिया गठबंधन का भी हिला हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। मोदी के गढ़ में आम आदमी पार्टी जीती, राजनीति में केजरीवाल की धाक लौटी और उपचुनाव में इंडिया का दबदबा, केजरीवाल कांग्रेस से खफा। और जो पैनल मेरे साथ है, जैसा मैंने कहा कि मात्र 5 सीटें हैं, लेकिन बड़े असरात होंगे क्या, बड़े संकेत मिलते हैं क्या, कोई बड़ा संदेश है क्या? मेरे साथ प्रदीप भंडारी इसमें चर्चा में शामिल हो रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। अनुराग ढांडा, राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण हो गया अरविंद केजरीवाल का, राष्ट्रीय राजनीति में आगाज हो गया, ये उन्हीं का आज सोशल मीडिया पर पोस्ट है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। AK वाजपेयी मेरे साथ स्टूडियो में है, प्रवक्ता है LJP RK, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस देश के आशुतोष भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। अनुराग, शुरुआत आप ही से कर लूं। भाई, मात्र 2 उपचुनाव जीते, एक पंजाब में जीत लिया, एक गुजरात में जीत लिया, और दोनों सीटें थी आम आदमी पार्टी की, मतलब अपनी ही सीटें रिटेन कर ली, और ओवर एंथुजियास्टिक इतने हो गए कि राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी हो गई। भाई, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने? गरिमा जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और देश में जो भी आपके चैनल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप लोग ही कुछ दिन पहले गरिमा जी पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कहाँ हैं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में हार के बाद खत्म हो गई है। तो जो दिल्ली से खत्म हो गई थी आम आदमी पार्टी, अगर उसको पंजाब में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है और गुजरात में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है, इस तौर पर देश के लोगों को दिल्ली की हार के बाद ही बेशक से, लेकिन ये एहसास हुआ है, जो दिल्ली का संदेश है बीजेपी की सरकार आने के बाद कि केजरीवाल को मिस कर रहे हैं लोग, वो अब पूरे देश में गूंज रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं गूंज रहा। नहीं, ये तो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी की थी ना भाई। आप बीजेपी के कब्जे से कुछ छीन लेते, कांग्रेस की सीट कोई हासिल कर लेते, तब बात होती। मैं बताता हूं गरिमा जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारी सीटों पे जीतने के बाद हम ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो आम चुनाव में गरिमा जी जितना वोट हमको इन दोनों सीटों पे मिला था, उससे ज्यादा वोट, अनुराग की आवाज जरा बढ़ाइए, हाँ, उससे ज्यादा मार्जिन से हम लोग उपचुनाव में जीते हैं। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पैनल पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि उपचुनाव में अमूमन वोट कम हो जाता है, उपचुनाव हमेशा सरकार के फेवर में चीजें जाती हैं। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को वहां हराने में जुटी हुई थी, और उसके बाद भी अगर हम अपने मार्जिन बढ़ा के 17,500 वोट से विसावत करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश की राजनीति में वैकल्पिक राजनीति को लेके केजरीवाल में एक नई उम्मीद लोगों को जगी है। और जो समय अब देश की राजनीति को केजरीवाल जी दे पा रहे हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरे देश में फुटप्रिंट आम आदमी पार्टी के किस तरह से मजबूत होंगे, वो आपको आने वाले समय में नजर आएगा। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जी संगठन को और पूरे देश की राजनीति को समय दे रहे हैं, लोगों को उनमें एक विकल्प नजर आ रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके लोग, अब आप बताइए, आप बीजेपी में क्या कह रही थी? बंगाल में ये कह रहे हैं जी वहां मुस्लिम है, हमें वोट नहीं देते, पंजाब को सिख वोट नहीं देते, गुजरात को हिंदू वोट नहीं देते, तो इसका मतलब वोट तो इनको कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं, ये तो बात यहां तक तो अनुराग समझ में आता है कि भाई आप बीजेपी के अगेंस्ट गुजरात में चुनाव लड़े, सरकार बीजेपी की, आप सीट अपनी निकाल कर ले गए, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक होते हुए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं
कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया। ये अति आत्मविश्वास भी हो गया क्या? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है क्या? गरिमा जी, पूरी तरह से जो हाई कमान है कांग्रेस का, वो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें 1% भी कोई संदेह नहीं है। इनके बीच में डील है। कांग्रेस बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करती है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल जाने से बचाती है। ये क्लियर कट डील है। इसको जितनी जल्दी लोग समझ रहे हैं, उतना दोनों पार्टियों से हटते चले जाएंगे। ये साफ तौर पे देश की राजनीति में अब समझ जाना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पे ना कांग्रेस काम करती, ना बीजेपी काम, ना बीजेपी के नेता कांग्रेस वालों को जेल भेजते, ना कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों को जेल भेजते। तो यहाँ से ये तय होता है क्या अनुराग? एक बड़ी खबर आप ही दे दीजिए। यहाँ से ये तय होता है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अब नहीं है। आम आदमी पार्टी इज नो मोर विद इंडिया अलायंस। नहीं, ये तो गरिमा जी हम बहुत पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन एक चुनावी अलायंस था, जो लोकसभा चुनाव के समय इस बात को लेकर लड़ा गया था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए घातक है और उसको क्या चुनौती इकट्ठे होकर दी जा सकती है। वो लोकसभा चुनाव के बाद आप मुझे बताइए कहां गठबंधन हुआ? हर राज्य में हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। और ये तो स्पष्ट है, अब जो पूरा सिनेरियो देख करके ये तो स्पष्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी जब आइडियोलॉजिकली एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जब एक दूसरे के नेताओं के पीछे खड़े हुए हैं, दिल्ली में इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ा इन्होंने, गुजरात उपचुनाव इकट्ठे मिलकर ये लोग लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है। कोई नहीं मतलब तो फिर अनुराग, जो दिल्ली में हुआ कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, बिकॉज ये बात आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर लड़ी। लेकिन आप नहीं, एक सेकेंड रुकिए ना, आप लोगों का जो अलग अलग लड़ना था उसने और ज्यादा लुटिया डुबाई दिल्ली में। मैं बता देता हूं गरिमा जी आपको, अगर आप जो दिल्ली के अंदर दिल्ली चुनाव में जो तीनों पार्टियों को चंदा मिला, आप उसका एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव के दौरान 2000 रुपए नकद चंदा मिला, बीजेपी को नकद कोई चंदा नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को जिसकी कोई आस नहीं थी, किसी सर्वे में एक सीट भी नहीं दिखा रहे थे, उसको 44 करोड़ रुपए कैश चंदा मिला। 44 करोड़ रुपए। नहीं तो इससे एक सेकंड अनुराग, आप डेविएट हो गए। इससे ये कहां साबित हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा? मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अलग चुनाव लड़ा, भट्टा बैठ गया आम आदमी पार्टी का भी, कांग्रेस जीरो पर आ गई, जीरो पर थी। तो ये जो दिल्ली का मॉडल है, ये जो दिल्ली का मॉडल है, इसी को आप अप्लाई करते दिखेंगे बिहार में, इसी को गुजरात में, तो नतीजा यही आता दिखेगा क्या जो दिल्ली में आया? गरिमा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको स्थिति स्पष्ट करता हूं। आपने कहा 44 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिलने से कैसे हो गया कि भाई ये मिले। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर कोई सर्वे नहीं दिखा रहा, कहीं से एक सीट आने की उम्मीद कांग्रेस को नहीं, ये 44 करोड़ कैश कौन दे रहा है कांग्रेस को? और कोई एजेंसी, सीबीआई, ईडी, हमें तो कोई ऑनलाइन चंदा देता है उस पे भी सीबीआई, ईडी चले जाते हैं, आईटी नोटिस दे देता है। 44 करोड़ कैश पे कोई एजेंसी नहीं जागी। इसका मतलब बीजेपी यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपने अकाउंट में चंदा, बीजेपी ने कैश चंदा खुद ना लेकर कांग्रेस को दिलवा दिया? भाई आप मुझे बता दीजिए कि हमारे तो ऑनलाइन चंदे पे भी आईटी के नोटिस जाते हैं, कांग्रेस को 44 करोड़ कैश चंदा मिला, आज तक आपने सुना उसके ऊपर कोई जांच बैठ गई? आज तक सुना किसी एजेंसी ने नोटिस उनको दे दिया? और ये अनुराग ढांडा को कैसे पता है, क्योंकि कैश चंदे का तो कोई रिकॉर्ड होता नहीं इस देश में। भाई इन्होंने दिया, चुनाव आयोग के अंदर हलफनामा इन्होंने दिया है कि 44 करोड़ हमको कैश चंदा मिला दिल्ली चुनाव के दौरान, हमने थोड़ा किया है। तो अनुराग, अब अनुराग अगर अब सुनिए ना भाई, 27% वोट गुजरात में कांग्रेस का है, 12% वोट आम आदमी पार्टी का, ये 12% 52% तो हो नहीं जाएगा जो बीजेपी के पास खड़ा है? तो अलग अलग लड़ने का नतीजा वही होगा जो दिल्ली में हुआ। गरिमा जी बिल्कुल हो जाएगा। अभी भी चुनाव में अलग अलग लड़ रही थी तीनों पार्टियां, आप वोट परसेंटेज उठा के देख लीजिए कि हमारा कहां पर है और कांग्रेस का कहां पर है गुजरात के उपचुनाव में। बता दिया ना मैंने भाई, हाँ आपका 12% का वोट शेयर है, कांग्रेस 27% के वोट शेयर पर है, बीजेपी 52% के वोट शेयर पर, दोनों मिल जाएंगे तब भी बीजेपी को कॉम्पीट नहीं कर सकते। गरिमा जी मैं कह रहा हूं कि आप जो आज उपचुनाव हुआ है उसमें वोट परसेंटेज निकाल के देख लीजिए कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी कहां है। आने वाले समय में गुजरात आम चुनाव में 50% पे आम आदमी पार्टी खड़ी होगी, आप देखिएगा। तो अच्छा, ये अनुराग, ये राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त, क्या कहा, जबरदस्त वापसी, आप ही का ट्वीट है ये। पंजाब की ज्यादा खुशी है गुजरात से?
कि भाई राज्यसभा सीट खाली हो गई और केजरीवाल को अब राज्यसभा ऊपरी सदन पहुंचाने का इंतजाम हो गया, इसकी ज्यादा खुशी है क्या? गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपने अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से नहीं सुनी। अरविंद केजरीवाल जी ने आज घोषणा कर दी कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं पंजाब से। तो ये उन सबके मुंह पे तमाचा है जो ये पूछते थे कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जाने के लिए ये चुनाव लड़वा रहे हैं संजीव अरोड़ा जी को। अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि कुर्सी को पता नहीं कितनी बार ठुकरा चुके हैं। वो बार बार ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं देश की राजनीति में कि वो सेवा करने के लिए राजनीति में, वो कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं है। आप और नेता बता दीजिए जो राज्यसभा की सीट छोड़ देगा। सारी पार्टियां तो आरोप लगा रही थी राज्यसभा जाए। कोई ऐसा नेता भी फिर अनुराग नहीं है, क्योंकि हमने तो डिबेट्स किए इस पर, कम से कम 50 डिबेट की होंगी कि पहला ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। तो आप बताइए, अगर 1 रुपया भी भ्रष्टाचार के आरोप में से 1 रुपया कहीं बराबर तो सिंगल रुपी, गरिमा जी 1 रुपए की बराबर, ये सब जुडिस है। लेकिन अनुराग, अच्छा बिहार में भी अकेले लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल, और गुजरात में भी अकेले लड़ेंगे, यहां से ये स्टैब्लिश हुआ क्या? गरिमा जी, ये हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। हमारी वहां पर विधानसभा वाइज पूरी यात्रा चल रही है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य की जो हमारी विचारधारा है उसकी बात उनके सामने रख रहे हैं। बिहार के लोग निर्णय करेंगे कि उनको किस तरह की राजनीति भविष्य में चाहिए। ठीक है। अब ऐसे में सुप्रिया, ये कैसे, दरअसल मैं 2 इलेक्शन को आज देख रही थी। एक 2017 का इलेक्शन गुजरात का, 99 पर बीजेपी, 77 पर कांग्रेस, और दूसरा इलेक्शन 2022 का बीजेपी पहुंच गई 152 पर, कांग्रेस घटकर रह गई 17 पर। 17 में से भी 5 विधायक चले गए टूटकर। 7 उपचुनाव हुए, किसी में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। यानी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करती है गुजरात की जनता और कांग्रेस को खारिज करती है। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। कुछ बातें जो कही गई, अगर वो हास्यास्पद नहीं है तो फिर और क्या है, इसका डिसीजन आपके व्यूअर्स लेंगे। उस पर मैं तीखा टिप्पणी भी नहीं करूंगी। लेकिन आपका स्पेसिफिक गुजरात पर सवाल आंसर करने से पहले मैं उत्तर देना चाहती हूं। जो एक नतीजे आए 5 सीटों के, 5 उपचुनाव होने थे, 1 बीजेपी जीती और बाकी 4 गैर भाजपा के दलों ने यह चुनाव जीता। एक बात साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से आतंकी अभी भी फ्री घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, जिस तरह से हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया और नरेंद्र मोदी अभी भी आतंकियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, और आज ये खबर है कि ये जो आतंकियों की फोटो और स्केच बनाए गए थे, ये जो स्केच बनाए गए थे, ये असल में आतंकी है ही नहीं। 2 महीने से 22 अप्रैल को कांड हुआ था, आज 23 जून को अब बताया जा रहा है कि असल में ये स्केच तो वो आतंकी है ही नहीं, ये किन्हीं और लोगों का स्केच रिलीज कर दिया गया। इस तरह से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया। तो पूरी तरह से साफ है कि जनता बीजेपी के जबरदस्त खिलाफ है। ठीक है। अगर नहीं होती तो इनको वोट मिलते और ज्यादा वोट मिलते। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, फिर आप मुझसे 10 सवाल और पूछिए। कहिए ना, कहिए। तो एक बात तो है, वोट जबरदस्त तरीके से वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात, पंजाब और केरला तक बीजेपी के खिलाफ पड़ रहा है। ये पूरी तरह से साफ है क्योंकि बीजेपी की पोल खुलती दिख रही है। आतंकियों की भी 2 महीने से गलत आतंकियों की फोटो देश को दिखाई जा रही थी। आप ये सोचिए, अब ये खुलासे हो रहे हैं। खैर, अब मैं बात करती हूं बीजेपी के अलावा जो यहां पर कुछ बातें कही गई, यहां पर वक्तव्य दिए गए, और ये कितना हास्यास्पद है। अगर एक पार्टी, इस देश की एक पार्टी जिसका कभी भी बीजेपी के साथ कोई समझौता कभी भी नहीं हो सकता, वो है कांग्रेस। असलियत ये है, आप किसके साथ कब जाकर कैसे मिल जाए ये सबको पता है। असलियत ये भी है, और एक ये भी सच है कि जब ऐसी बात एक वो व्यक्ति कहता है जो दिल्ली चुनाव, 6 महीने दिल्ली चुनाव को हो गए, 6 महीने से केजरीवाल जी गायब थे, अब एकदम से केजरीवाल जी अवतरित हुए और वो कह रहे कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत है। इस पर तो 4 साल का बच्चा भी हंसेगा और आपकी समझ पर सवाल उठाएगा। ये बिहार नहीं, ये और जगह भी चुनाव लड़ने जाएं। ये उत्तराखंड गए थे, ये हरियाणा गए थे, ये गोवा गए थे, ये तमाम जगह गए थे, यूपी में लड़े थे। लेकिन ये तो सुप्रिया जी, बता दिया था कि आप क्या मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं
मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि कांग्रेस की बनाई हुई जमाई हुई जमीन आम आदमी पार्टी लगातार खिसका रही है गुजरात से, जहां आप 32 साल से सत्ता में नहीं है, जैसा शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, तो जमीन तो आपको हथियानी चाहिए थी। बीजेपी के अगर अगेंस्ट वोट पड़ रहा है, ये आम आदमी पार्टी आप ही की जमीन लेकर उड़ रही है क्या? कंसर्न होना चाहिए ये देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए। मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि ये जमीन हमारी है और ये आपने जीती है। असलियत ये है कि जिस सीट पर आपकी विजय हुई है वहां पर बाहरी वर्सेस लोकल का सारा डिबेट था। जो गोपाल इटालिया थे उनके खिलाफ बीजेपी ने बाहरी को टिकट क्यों दिया? उनके हर्षद, उनके जवाहर, जो बड़े बड़े नेता है वो लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे। क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को समीकरण बना के जिताया? हम तो सवाल इस बात का उठाते हैं, हम तो सवाल उठाते हैं कि 2022 के बाद जो आम आदमी पार्टी निरंतर नीचे जा रही थी और दिल्ली के बाद जो लुप्त हो गए थे केजरीवाल जी, उनको ऑक्सीजन देने का काम बीजेपी ने क्यों किया और कैसे किया? और आपका जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, यहां पर ये पैसे की बात कर रहे हैं, 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार का बजट होता था, 791 करोड़ कर दिया इन्होंने। 791 करोड़ में अरविंद केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की फोटो लगकर चिपकाकर हर जगह चमकाई जा रही है। लेकिन मैं वापस अपनी बात पर आती हूं और जहां तक गुजरात की बात है, मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि यह हमारी जमीन है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस जमीन को वापस हासिल करेंगे। और ये आंकड़े दिखाते, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, जिस सीट पर बीजेपी जीती या जिस सीट पर आम आदमी पार्टी जीती उसके भी आंकड़े मेरे पास है, और जिस सीट पर बीजेपी जीती उसके भी आंकड़े मेरे पास है। वहां पर आंकड़ा ये भी है क्या सुप्रिया जी? भाई चलिए मैं ये कहती हूँ एक उपचुनाव को हम केस स्टडी के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने मान लिया विसावदर सीट से हम कांग्रेस का ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 की 7 सीटों में कांग्रेस बाजी नहीं मार पाई। अलावा इसके जो 17 विधायक जीत कर आए थे उसमें से भी 5 टूटकर चले गए और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। और बिल्कुल है, मेरा ऐसा मानना है, जिस 32 साल से जिस गुजरात में अगर हम सत्ता में नहीं है और वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करता है और सवाल पूछता है, वो बिल्कुल बब्बर शेर है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में अभी भी प्रचलन है, कांग्रेस में अभी भी अंतरात्मा की आवाज सुनकर लोग मॉरल ग्राउंड पर लेकर रेजिग्नेशन करते हैं, जैसा कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने किया। बीजेपी के मंत्री रेल का दुर्घटना जाती है, रील बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी कोलैप्स होती है, लेजर आंखें लगाते हैं। मोदी जी विश्वगुरु बने फिर रहे हैं, यहां पर अमेरिका और सब हमें लताड़ रहे हैं। असलियत ये है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, ये वोट वस्तुतः बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में पड़ रहा है। और जो आपका पैटर्न है, जिस पैटर्न की आपने बात करी कि रूलिंग पार्टी का होता है, लेफ्ट, वहां पर तो रूलिंग पार्टी लेफ्ट है केरला में, हम कैसे बात चुनाव जीते? मुझे ऐसा लगता है कि हर सीट का समीकरण अलग था, हर सीट का समीकरण अलग था, लेकिन वस्तुतः जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है वो आपको हर जगह दिख रहा है। लेकिन पंजाब में क्या ये सेंटिमेंट, पंजाब पर अगर मैं आऊं, गुजरात का आपने क्लैरिफिकेशन दिया, पंजाब में तो ये जो बीजेपी के जो सेंटिमेंट है, एंटी सेंटिमेंट, वो कांग्रेस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी वहां सुपरसीड करती दिखी पंजाब में और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रह गई। यहां तो कंपटीशन में आप कांग्रेस थी ना, पंजाब में भी खारिज हो गई कांग्रेस। और ये मैं इसलिए सवाल सुप्रिया जी आपसे पूछ रही हूँ कि हमें अच्छे सब्सटैंशियल, ये मैं सवाल मुझे लगता है हमें अच्छे सब्सटैंशियल वोट्स मिले। मुझे बोलने दीजिए, पंजाब पे मुझे लगता है 34,000 के करीब उनको मिले, 25,000 के करीब हमें मिले, हमें एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वोट्स मिले। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कहां गई मुझे नहीं पता, उनकी बी टीम, उनकी सी टीम सब लड़ रहे थे चुनाव। मुझे ऐसा लगता है पंजाब में जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये आप लोगों के कैमरों ने दिखाया। जिस तरह से कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया जा रहा था और जिस तरह से पैसे का उपयोग आम आदमी पार्टी ने खुलकर जिस तरह से पैसा बहाया पंजाब के एक चुनाव में, वो सबको दिख रहा था। इस जो व्यक्ति जीते अरोड़ा जी, उनको चुनाव क्यों लड़ाया गया, उस पर मेरा मुंह क्यों खुलवाती है? आप सबको अच्छा सुप्रिया जी, सबसे करप्ट पार्टी, कितना पैसा खर्चा हुआ है, सबसे आप भी कहती हैं, बाकायदा राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में, चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता, शीर्ष नेता कहते हुए दिखे, इतनी करप्ट आम आदमी पार्टी है तो लोकसभा में वो कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत गठबंधन करके आपने पंजाब भी लड़ा, आपने गुजरात भी लड़ा, आपने गोवा भी लड़ा, हरियाणा भी लड़ा। यहां से मतलब ये लव अफेयर खत्म होता है ना? नहीं था हमारा हरियाणा,
नहीं, आप एक मिनट, आप शायद थोड़ा सा, आपकी नॉलेज मुझे नहीं पता आपने क्या लाइन बोली। हमारा लोकसभा में गठबंधन बिल्कुल था, क्योंकि वो समय की पुकार थी, वो देश की पुकार थी। लेकिन हमारा गोवा में, हरियाणा में, उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं था। और वहां पर असलियत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विनिंग मार्जिन का गैप था, उतने ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। जमानत जब्त हुई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने शेयर जो काटा वो इसीलिए काटा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। ये हरियाणा में भी हुआ, ये गोवा में भी हुआ, ये उत्तराखंड में भी हुआ। हमारा अपना मानना है 2024 में लोगों की एक डिमांड थी, ग्राउंड स्वेल था, जहां से आवाज आ रही थी बीजेपी को रोका जाए। और असलियत ये है कि 400 से बीजेपी जो बात करती थी 240 पे नकेल कसी गई। यानी थोड़ा बहुत क्रेडिट आम आदमी पार्टी को देती है ना सुप्रिया? 2 बैसाखियों पर आधारित है। एब्सोल्युटली, यानी कि 240 अगर बीजेपी की आई तो सम क्रेडिट गोज टू आम आदमी पार्टी ऑल्सो। बट वी डोंट सी दैट क्रेडिट एनीवेयर एल्स। क्या क्रेडिट जाता है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में तो साख थी, कितनी सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने? ठीक है सुप्रिया, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, ठीक है, जीतना चाहिए थी सीटें। ठीक है, मेरा अपना मानना है कि हम सब साथ आए थे क्योंकि समय की पुकार थी, देश की पुकार थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मिलकर जो शराब कांड किया, उसका असली शिकायतकर्ता हम हैं। बीजेपी नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी करा रही थी कोविड के टाइम पर, और ये शराब की नीति बना रहे थे। ये बड़ा कमाल का चाल चरित्र और चेहरा है, बड़ी कमाल की तस्वीर है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी, कांग्रेस के शीर्ष नेता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब इससे बड़ा चुटकुला और क्या होगा? अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? और कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ आकर खड़े हो गए। जिस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर धकेल दिया दिल्ली में। आशुतोष जी से जरा डिकोड कीजिए, ये बीजेपी की हार है, 4:1 में बीजेपी हारी, बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़ा, या फिर दरअसल इंडिया गठबंधन की एक कलाई सिर फुटबॉल सतह पर आ गई? हारा कौन? देखिए गरिमा जी, 5 विधानसभा चुनाव के आधार पे तो कोई नतीजा निकलता नहीं है। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती, गुजरात में जीती, पंजाब में जीती, तो उसके आधार पर आम आदमी पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरी दुनिया में जाए और अपना गुणगान करे। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यह मालूम है कि जब वो दिल्ली का चुनाव हार गए तो उसके बाद गुजरात और पंजाब में अगर अपने किले को बचाए रखना है तो वहां कुछ करना पड़ेगा। जो चीज इसमें कम से कम विपक्ष की पार्टियों को सोचना चाहिए वो ये है कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, तो फिर उन्हें आपस के सिर फुटबॉल से कम बचना चाहिए। और मैं आपके पैनल पर ही देख रहा हूं जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में झगड़ा चल रहा है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इससे कम से कम बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज के हालात कुछ और है, हो सकता है 2 महीने के बाद हालात ऐसे बन जाए जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़े। अच्छा सर, ये जो बयान है अरविंद केजरीवाल का गुजरात को लेकर स्पेशली, ये दिल्ली जैसा सूरत हाल तो गुजरात में पैदा नहीं कर देगा कि भाई किसकी वो बिल्लियों की लड़ाई में ऐसा एक कहानी है ना कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, रोटी मेरी, और बंदर उठाकर रोटी ले जाता है। ये दिल्ली वाली सिचुएशन रेप्लिकेट होती दिख सकती है क्या गुजरात में? देखिए एक चीज तो आप अच्छी तरीके से समझिए कि अगर 27% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर और 12% आम आदमी पार्टी का जोड़ लीजिए तो तकरीबन 39% वोट पड़ता है। और 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद से अगर आप लगातार देखें तो विपक्षी पार्टियों को 40%, 41% के आसपास लगातार पड़ रहा है, वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने आप को बहुत कंसोलिडेट किया है और साथ ही साथ अपना वोट बैंक उन्होंने इंटैक्ट रखा है। अगर ये बात विपक्ष की पार्टियों को समझ में नहीं आती है कि वो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे तो शिवाय भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कभी नहीं होगा। आप पिछली बार चुनाव देखा था कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड सीटें मिली। इसका मतलब यह कि अब ये चाहे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन दोनों दरअसल आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अगर साथ लड़े होते या गठबंधन का साथ रखा होता तो अच्छी फाइट देते, जैसे 2017 में अच्छी फाइट दी थी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त। लेकिन अब सीटें जीती थी। बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई गंभीर राजनीति करनी है और खासतौर पर रीजनल पार्टी को अगर कोई सीरियस पॉलिटिक्स करनी है तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि उनका एक नेशनल आउटलुक होना चाहिए। वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको उस तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर वो कांग्रेस पार्टी को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन समझते हैं तो फिर उस तरीके की रणनीति। मुझे तो लगता है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा खौफजदा है।
उसको लगता है क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर विधानसभा के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो उनका रास्ता बंद करे तो क्या होगा। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी उनकी प्रमुख लड़ाई है, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको अपनी छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लेकिन बनाना पड़ेगा। सर आप तो कह रहे हैं ये जो एक बच्चे को भी जो चुनावी गुणा गणित समझ में आता है, आप उस हिसाब से और मैं भी उस हिसाब से बात कर रही हूं। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, नतीजा सबके सामने। अनुराग ढांडा जो कह रहे हैं वो मुमकिन है क्या? क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत तकरीबन 39% था पिछले चुनाव में, 41 बल्कि 41 से घटकर कांग्रेस आ गई 27% पर, और ये 12% का वोट शेयर चला गया आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में। तो अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि भाई 12 हो सकता है तो 52 भी हो सकता है। नहीं देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, 52 क्या वो 102 भी हो सकता है, मुझे उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, वो गुजरात के अंदर कैसे लोगों को यह भरोसा दिलाएगी कि उसी मॉडल के आधार पर गुजरात के लोग उनको वोट देंगे। दूसरी बात क्या है, दिल्ली एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पंजाब भी काफी हद तक एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान सकते हैं, लेकिन गुजरात का एक बहुत बड़ा इलाका है जो आज भी रूरल इलाका है, और रूरल इलाके में आज भी कांग्रेस पार्टी की जो पैठ है वो बहुत मजबूत है। वहां पे बीजेपी भी उतनी मजबूत नहीं है। अगर आप जो कुछ शहरी अर्बन सेंटर्स छोड़ दें, जैसे जो 2017 में साबित हुआ था कि 6 बड़े शहर थे जहां पे आम आदमी बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की, तो लगभग 90% सीट लिया था। अगर वो 90% का सपोर्ट नहीं मिला होता तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी होती। बट सवाल इसी बात को लेकर ये खेल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपस में लड़ रहे हैं तो बीजेपी जीतती रहेगी। अब बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन क्या ये 4:1 का रेशो कुछ कहता है क्या? भाई आसाम में 3 से 77 सीटों, माफ कीजिए बंगाल में 3 से 77 सीटों पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल बन गई, लेकिन पिछले 6 सीटों पर उपचुनाव लेकर चली गई ममता बनर्जी। ये एक सीट पर चुनाव लेकर चली गई ममता बनर्जी। गरिमा जी, इस आधार पे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों बीजेपी ने जीते थे, लेकिन उसी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई? अगर उसके आधार पर आकलन लगाते तो भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन 240 पे आ गई। तो हर चुनाव का मिजाज अलग होता है, वहां पे लोगों का मुद्दे अलग होते हैं, अलग तरीके से वोट पड़ता है, और 5 सीटें तो बहुत कम है। मतलब इसके आधार पे किसी तरीके का कोई निष्कर्ष या आकलन लगाना एक तरीके से बेईमानी होगी। नहीं, लेकिन इस सीट में भी पश्चिम बंगाल में ताल ठोक दी ना सुकांता मजूमदार ने। भाई वो जो इनका हार्डकोर हिंदुत्व का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का कि मुसलमान विधायक जीतकर आ गए तो बाहर फेंक देंगे उठाकर, सुकांता मजूमदार कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी, जीतनी थी ममता बनर्जी को। मतलब एक टैगिंग करने की कोशिश यहां भी है ना इस एक सीट पर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो कौन सी पॉलिटिक्स करेगी? वो कोई सेकुलर पॉलिटिक्स तो करती नहीं है। ये तो उनकी विचारधारा में लिखा हुआ है, तो उससे अलग वो कोई पॉलिटिक्स करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर गुजरात हो, आप एक सीट के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, जीते हुई जरूर आम आदमी पार्टी बड़े दावे करे, वो करना भी चाहिए उनको कि पंजाब में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, गुजरात में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, तो बड़े दावे करने चाहिए। ये राजनीति करेंगे वो। और अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा नहीं जाना, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जाए, ये बड़ा सरप्राइज है क्या? वो कहते हैं ना कि जब तक लास्ट बुलेट फायर न हो जाए तब तक युद्ध को ना हारा माना जाए ना जीता माना जाए। You can't जब trust. तक उसका नॉमिनेशन ना हो जाए तब तक आप यकीन के साथ मत कहिएगा कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाना चाहते। मेरे ख्याल से उनको राज्यसभा जाना चाहिए और डंके की चोट पे जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अगर उनको अपनी भूमिका निभानी है और देखनी है तो राज्यसभा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां खड़े होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। नहीं, आप तो क्योंकि सहयोगी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, जाएंगे कि नहीं ये आप ताल ठोक कर आज कह सकते हैं क्या? अनुराग ढांडा कह रहे हैं नहीं जाएंगे, ये तो त्यागी है अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स के। देखिए, उनके दिमाग में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर उन्होंने संजीव अरोड़ा की सीट खाली करवा के विधानसभा का चुनाव लड़वाया है तो निश्चित तौर पर उसकी कोई बड़ी भूमिका उनकी होगी। और राज्यसभा में अगर वो खुद ना जाए तो कम से कम मनीष सिसोदिया जैसे दोनों में से किसी एक को जाना वहां तय मान लीजिए। और ये आप मानकर चल रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, और जो जिस त्याग की अनुराग ढांडा बात कर रहे हैं वो त्यागी बनते हुए दिखेंगे। और वो जो एक सेटबैक भी है जो भाई कि सिटिंग मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया, कुर्सी नहीं छोड़ी, ये यहाँ उसको
गरिमा जी, त्याग व्याग के बारे में तो राजनीति में करिए मत। अच्छा ठीक है, कोई त्याग व्याग नहीं करता, ये सब पावर पॉलिटिक्स है, पावर के पीछे से भागते हैं, कोई त्याग नहीं करता। अब अर्नाक ढांडा हमारे दोस्त है, मैं कुछ उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। सर थैंक यू सो मच। और एक और बात, यू आर रिक्वेस्टेड फॉर बीइंग सीटेड विद अस, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टे अ बिट लॉन्ग, फॉर अ बिट लॉन्ग टू। अगर आप रुक पाए तो थोड़ा सा और रुकिए। लेकिन प्रदीप, ये एक सीट पर जो टीएमसी की सीट थी, टीएमसी जीतने में कामयाब हो गई, यहां भी भाई बीजेपी स्वीकार कर लेती कि चलिए बीजेपी की सीट थी, बीजेपी माफ कीजिए टीएमसी की सीट थी, टीएमसी जीत ली गई। यहां भी हिंदू मुसलमान करने से नहीं बाज आए सुकांता मजूमदार। गरिमा जी, 35 मिनट बाद आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का मौका दे रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा समय हमें भी मिल जाए आपके शो में। जी हाँ। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले, आज अजीब विडंबना है, कल तक कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रही थी, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं और आज प्रवचन उनके द्वारा दिए जा रहे हैं जो पिछले 3 चुनाव से विपक्ष में बैठे और 90 चुनाव हार चुके हैं और जो दिल्ली के अंदर अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। अब मैं एक एक करके फैक्ट्स की बात करता हूं क्योंकि आप फैक्ट्स को सबसे सर्वोपरि देती हैं। आपके शो पे बोला गया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कि उनका वोट बढ़ा है विश्वासदार के अंदर। विश्वासदार के अंदर 2025 के चुनाव में अगर आप देखें, विसावदार के अंदर अगर आप देखेंगी, बायपोल के अंदर आम आदमी पार्टी को 75,000 वोट मिले लगभग और कांग्रेस पार्टी को 5,501 वोट मिले। पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी को 16,960 वोट मिले। जमानत जब्त हो गई भाई, सुनिए मेरी बात। हाँ, जमानत जब्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर एक ऐसी सीट में जो 2012 से ऑपोजिशन जीतती आ रही है, वोट शेयर इंटैक्ट है। जमीन खिसकी तो कांग्रेस पार्टी की, कोई तो तूफानी काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि अगर किया होता तो कड़ी की सीट जो एक एससी सीट है जहां ट्रेडिशनली हम जीतते हुए आए हैं, वहां हमारा 4% से वोट शेयर भी बढ़ा है। आम आदमी पार्टी का 2% से वोट 1.78% से वोट शेयर भी घटा और कांग्रेस पार्टी का भी घटा है। नहीं, लेकिन ये तो प्रदीप सच्ची है आप ही के आंकड़ों के हिसाब से कि विसावदर की सीट बीजेपी के लिए 99 से चढ़कर बीजेपी 152 पर पहुंच गई, लेकिन विसावदर 18 साल से कांटे की तरह गड़ा हुआ है पर उससे बीजेपी के गले में। उससे आप ओवरऑल गुजरात के मूड का कंटिन्यूएशन नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमको 150 से ज्यादा सीट भी गुजरात असेंबली इलेक्शंस में आई थी, तब भी हम ये सीट नहीं जीते। गुजरात के अंदर हम कड़ी की सीट जो हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है वो और मार्जिन से जीते। गुजरात वापस से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। नहीं है ना, नहीं लैंडस्लाइड है ना, अजय तो नहीं है। मुझे बताइए, अगर लैंडस्लाइड नहीं होती, जो ये विसासदार की सीट के बेसिस पर जनरल कंक्लूजन करने की कोशिश कर रही है, पिछले बार के असेंबली इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट शेयर हमारा आया था, 150 से ज्यादा हम सीट जीते थे जो पिछले 50 साल में थे। उसमें भी हम ये वाली सीट नहीं जीते थे। 2022 की बात कर रहा हूं, उसमें हमको लैंडस्लाइड मिली थी, तो हम लैंडस्लाइड में पिछली बार भी जाएंगे। ये सीट एक पेक्यूलियर सीट है। मतलब हम 2007 के पहले गुजरात में भी, प्रधानमंत्री मोदी के होम स्टेट में भी, जहां लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, 52% वोट शेयर बीजेपी को मिलता है, वहां भी सीटें हैं जो बीजेपी की पहुंच से बाहर है। गरिमा जी, ऐसा कभी आपने दुनिया में कोई नेता देखा है जो 100% सीट जीत पाए? हमारा तो 60% का स्ट्राइक रेट है, 70% का स्ट्राइक रेट हो। ऐतिहासिक है, 22 साल तक हम प्रो इनकम्बेंसी है, दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा एंटी इनकम्बेंसी दौर में। तो पहली बात तो एनालिसिस गलत है। नंबर 2, ये भी एनालिसिस गलत है मेरे हिसाब से। एक और 18 साल से वहां की जो एंटी इनकम्बेंसी विपक्ष के तौर पर भी तो हो गई भाई। 2007 के बाद से 2007 के बाद कांग्रेस का वहां विधायक रहा, कांग्रेस का विधायक वहां से हटा तो वहां आम आदमी पार्टी का विधायक हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक को आपने 2-2 बार तोड़ लिया, पहले कांग्रेस के विधायक को तोड़ा, फिर आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ा, फिर भी वो सीट आप नहीं जीत पाए। गरिमा जी, मतलब सारा हथकंडा अपना लिया ना बीजेपी ने। हथकंडा की बात नहीं है, हर सीट की डायनेमिक्स अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप गुजरात का मूड जो है वो 150 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी है वापस से आएगी। अगर कोई 22 साल से ज्यादा वापस से सत्ता में आ रहा है जिसका वोट शेयर भी बढ़ रहा है, वो प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये गोपाल इटालिया को एक सीएफ सीट देना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। कड़ी के अंदर हमारा वोट शेयर बढ़ा है और ओवरऑल गुजरात में आप नोट करिएगा आपके शो में, वापस से हम सरकार के अंदर आएंगे। गुजरात मोदी जी के विकास के साथ है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप कंक्लूजन ये कर रही हैं कि बायपोल के अंदर कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती और 4 गैर कांग्रेसी दल जीते, उसके आपके हिसाब से 1 भारतीय जनता पार्टी है और बाकी हुआ, तो भाई फिर आपके लॉजिक के हिसाब से तो अभी तक बिहार के अंदर 4 बायपोल हुए हैं, चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी जीती है। सुनिए, एनडीए ने जीती है, भारतीय तो एनडीए स्वीप कर रही है बिहार इलेक्शंस जो आने वाला है आप सभी के लॉजिक के हिसाब से। पॉइंट नंबर 2, सुनिए मैं हिसाब से ना प्रदीप, आप बढ़ने तो दीजिए आगे। प्रदीप 1 सेकेंड, अगर बिहार के चारों उपचुनाव एनडीए ने जीत लिए तो एनडीए क्लीन स्वीप
करेगा बिहार का इलेक्शन? हम तो वैसे भी करने वाले क्लीन स्वीप। इसी हिसाब से पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, 6 उपचुनाव अभी 2024 के आखिर में, और 1 उपचुनाव ये पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत लिया, यानी कि टीएमसी बंगाल में क्लीन स्वीप करेगी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बाइपोल के हिसाब से कभी भी आप कोई लार्जर जनरल कंक्लूजन नहीं कर सकती। हर तरफ का वो फैक्चुअली गलत एनालिसिस है। मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं, ये मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे ये लोग हैं स्टिल एनालिसिस कर रहे हैं, बचकानी बातें चल रही हैं। यानी कि बिहार में आपने मान लिया कि बिहार तो स्वीप करेंगे, उसका कारण ये 4 बाइपोल का रिजल्ट नहीं है, उसके कारण हमारा 15 साल का विकास है। बाइपोल में हमको सीट नहीं, आपका मैं लॉजिक को गलत प्रूव कर रहा हूं। आप लोग इलिसिट जनरलाइजेशन कर रहे हैं। बिहार तो हम स्वीप करने वाले हैं, बाइपोल उसके बारे में कोई कॉन्टिंजेंट नहीं। आप लोग ने तो गोरखपुर और फूलपुर के बाइपोल के बाद बोल दिया था कि भारतीय जनता पार्टी करारी हार, 2019 के अंदर एक तरफा जीते, 2022 के अंदर वापस से रिपीट करे, तो उसका कोई इलेक्टोरल कंक्लूजन नहीं है। ये मैं आपको एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कालीगंज पे। भाई कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए। पिछली बार आप उठाइए कालीगंज की सीट 2016 के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ में 2016 के अंदर सीट थी। 2021 में कांग्रेस से लेके टीएमसी जीती थी। तो हमारी तो ये ट्रेडिशनल सीट नहीं रही। और फैक्ट बोला है, अगर ये बोलना कि टोटल 1,85,664 वोटर्स में से 57% मुस्लिम वोट है, जो 90% टीएमसी की तरफ गया है, और जो हिंदू वोट पोल है वो 74% हमारी तरफ नहीं है, तो हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? नहीं प्रदीप, क्या सुकांता मजूमदार ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी हिंदू है, मेजॉरिटी मुस्लिम है? एंड इट इज वेरी, नहीं एक से ना, आई डू हैव फुल स्टेटमेंट ऑफ सुकांता मजूमदार। Majority Muslims, minority Hindus, it is very much obvious that TMC won the election. तो आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश का बीजेपी को वोट नहीं देता? बंगाल में कम से कम नहीं देता? नहीं, बंगाल के अंदर अभी तक वो ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस की तरफ डरा है। जो डेटा बता रहा है, हम लोग को 10% वोट शेयर आया था 2016 में गरिमा जी, जो बढ़कर 38% वोट शेयर हो गया विद इन 5 ईयर्स। त्रिपुरा में हम सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी थे। लोकसभा में घट गया भाई, लोकसभा में उतना ही जितना विधानसभा में हम मेन डोमिनेंट पार्टी तो हम ही है ना। घट गया। टीएमसी के अलावा मेन डोमिनेंट पार्टी तो हम ही है ना। नहीं, लेकिन तो खेलते तो हार्डकोर हिंदुत्व पर है ना। तो हिंदुत्व क्या, वहां पे जब हिंदू पीड़ित रहेगा तो हिंदू की बात नहीं करेंगे, जहां मुसलमान पीड़ित होगा मुसलमान की बात करेंगे, जो पीड़ित है उसकी बात करो। आप हिंदू जब भी पीड़ित होता है गरिमा जी, आप हिंदू मुसलमान कैसे करती? क्या हिंदू माइनॉरिटी की बात करना जो है वो अन्याय हो गया? क्या सेक्युलरिज्म आपके उसमें, सेक्युलरिज्म की भाषा में हिंदू पीड़ित नहीं है? ओके ठीक है, नहीं है तो आप बता दीजिए कि आप नए सेक्युलरिज्म की भाषा डिफाइन कर दें। और नहीं, मैं सेक्युलरिज्म की परिभाषा सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है गरिमा जी, हर धर्म को अपना अधिकार हो, और जो भी पीड़ित हो उस धर्म को उसके साथ खड़े रहे। बंगाल के अंदर हम स्वीप करेंगे बेस्ड ऑन दिस डेटा। अगर आप डिटेल उठा के देखेंगे। अरे भाई प्रदीप, अब सुनिए मेरी बात, मैं आने दीजिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए अब रुकिए जरा। एके वाजपेयी सेक्युलरिज्म, अरे मुझे आप 10 सेकंड तो दीजिए। आपने 33 मिनट्स, इतना तो आपको फेयर होना चाहिए। 33 मिनट्स आपने 3 लोगों को दिया, आप 3-2.5 मिनट का समय भी नहीं दे रही, आप रिबर्टल करने का मौका नहीं दे रही, तो आपसे अपोजिशन कोई बैठा नहीं। मुझे रिबर्ट करने दीजिए। आपने नहीं, देखिए गरिमा जी, गुजरात पर बात कर ली, पंजाब नहीं, मुझे निलंबुर बात नहीं, मुझे आपने बंगाल का सारा गणित मैं आपको आगे थोड़ी एक मेरे को आप उतना एटलीस्ट 10% टाइम तो देंगी ना गरिमा जी। आपके व्यूअर के सामने आप कम से कम फेयर तो रहिए। अब आ जाते निलंबुर बाइपोल, अब आ जाते निलंबुर बाइपोल की बात। भाई कांग्रेस पार्टी का तो वोट घटा है जी। कांग्रेस को पिछली बार 81,227 वोट मिले थे, इस बार 77,737 वोट मिले। तो कांग्रेस क्या सेलिब्रेट कर रही है? तो वर्डिक्ट है, एंटी राहुल गांधी वर्डिक्ट है, और इसके हिसाब से तो हम स्वीप करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने दीजिए। दरअसल एके वाजपेयी मुसलमान विधायक अगर जीतकर आ गए तो उन्हें उठाकर विधानसभा के बाहर फेंक दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये नेता प्रतिपक्ष का बयान है, शुभेंदु अधिकारी का, और ये सेक्युलरिज्म है बीजेपी का। तो आपकी भी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यही है क्या? देखो, हिंदू मुस्लिम में हमें मत ले जाइए प्लीज। नहीं, आप साथ खड़े हैं तो आना तो पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम में न तो करते हैं न करवाना चाहते हैं। आप इस पे डिबेट कर रहे हो। नहीं, मैं डिबेट इस पर भी कर रही हूँ एके वाजपेयी। आज बड़े सम्मान से मैं कह दूं, प्रदीप कह रहे हैं आप सेक्युलरिज्म की परिभाषा नहीं समझते, जहाँ हिंदू पीड़ित है आवाज उठाएंगे। बिल्कुल उठाइए ना। हाँ, तो यही क्या है, लेकिन मुसलमान विधायक जीत कर आ जाएंगे, उन्हें विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। सेक्युलरिज्म की परिभाषा तो यही कि सबको बराबर देखिए, लेकिन इसके साथ एक और परिभाषा है। शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं, एक सेकेंड, शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं मुसलमान विधायकों को बाहर फेंक देंगे, हम जो कह रहे हैं वो भी सुन लेते। इसके अलावा एक और परिभाषा है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगर होता है झगड़ा आपस में, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने होते हैं। हमने तो ये सीखा है, मोटा आदमी है और पतला आदमी है तो आपको पतले आदमी की मदद करनी है। हमने तो ये जो बीजेपी सिखा रही है वो आप सीख चुके हैं या अभी आपकी जो ट्रेनिंग है वो बीच में? बातों का फर्क है।
अगर हिंदू को कहीं प्रताड़ना है तो उसको प्रोटेक्शन देने में क्या ऐतराज है? बिल्कुल देना चाहिए, यही सिद्धांत है ना। लेकिन मैं फिर आपको घुमाकर वहीं लाऊंगी। शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने कहा मुसलमान विधायक जीत कर आएंगे तो उठाकर विधानसभा से, अगर मुसलमान विधायक अत्याचार करेगा तो विधानसभा में हो या संसद में हो उठा के फेंकना चाहिए, और वो अधिकार स्पीकर के पास होता है। शुभेंदु अधिकार स्पीकर के पास होता है, शुभेंदु अधिकारी के पास तो नहीं है। अरे भाई उनका अपना व्यू है, हम उस व्यू से मना नहीं कर रहे। व्यू है, अगर मुसलमान हो कोई प्रताड़ना करेगा तो बिल्कुल बाहर फेंका जाएगा। नहीं, शुभेंदु और वो अधिकार किसके पास है? स्पीकर के पास है। देखिए, आप चीजों को समझने का कोशिश करिए, जो प्रिंसिपल अलग है, इंडिविजुअल का बयान अलग है। हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल के बयान की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। ये इंडिविजुअल का बयान है या सोची समझी ये पॉलिटिक्स है? सुकांता मजूमदार का पॉलिटिक्स नहीं है, ये आम भाषा है। अरे भाई ये आम भाषा है। अगर मुसलमान प्रताड़ना करेगा तो क्यों नहीं उसको बाहर फेंका जाएगा? सर, कैबिनेट मंत्री ने संविधान की शपथ ली है, सुकांता मजूमदार ने। कौन फेंकेगा? नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से बाहर फेंकने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा से बाहर फेंकने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। प्लीज, तो शुभेंदु क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? गलत बोल रहे हैं ये, कहिए ना फिर। कैसे गलत बोल रहे हैं आप? कैसे कह रहे हो गलत बोल रहे हैं? विधायक के बारे में बात करी है, हुमायूं कबीर के बारे में बात करी, जिन्होंने कहा नहीं, छोड़िए मत आप छोड़िए, आप टॉपिक चेंज कर रही है, आप टॉपिक चेंज कर रही है, आप प्रदीप की और AK वाजपेयी की आवाज जरा डाउन कीजिए। ये शोर मचाने का मंच दरअसल है नहीं। 1 सेकंड अनुराग, बस 10 सेकंड दे पाऊंगी, वाइंड अप कीजिए। ये ओवर एंथुजियाज्म नुकसान का घर भी साबित हो सकता है क्या? 2 सीटों पर जीत। तो एक बहुत बेहुदा चर्चा हुई है यहाँ पे। AK वाजपेयी जी ने जो बात कही, जो इन्होंने बीजेपी के उस घटिया बयान का समर्थन किया है जिसमें इन्होंने कहा था बीजेपी मुस्लिम अगर चुन के आए तो विधानसभा से बाहर भेज देंगे। हुमायूं कबीर ने बोला था, नहीं हुमायूं कबीर ने बोला था भागीरथी नदी से उठा के फेंकेंगे। क्या बात कर रहे हैं? दरअसल AK वाजपेयी, यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर, यू आर वेरी सेंसिबल, यू आर वेरी। अच्छा 10 सेकंड दे सकती हूँ प्लीज, कहिए ना। देखिए, एक सिद्धांत की बात हमने की है, अगर मुसलमान MLA प्रताड़ित करेगा तो उसको बाहर निकालने का अधिकार स्पीकर के पास। बिल्कुल ठीक बात, इसमें कहा मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है सर, ठीक है। अब दरअसल स्टूडियो में प्रवक्ताओं को बुलाने का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो ये है कि बड़ा शोर शराबा स्टूडियो में होने लगता है। लेकिन AK वाजपेयी भी कह सही रहे, स्पीकर को अधिकार है, शुभेंदु अधिकारी को अधिकार नहीं है। लेकिन दरअसल ये पॉलिटिकल प्लांक है जिस पर हार्डकोर हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा जाना है। भाई मुसलमानों को उठाकर बाहर फेंक देंगे तो यहीं से पोलराइजेशन शुरू होगा। सुकांता मजूमदार आज कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिमों की थी, मुसलमानों की थी, जीत गई ममता बनर्जी।